इजराइल को IRGC की बहुत बड़ी धमकी। पहली ब्रेकिंग ये है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है, इजराइल के एनर्जी ठिकानों को तबाह करने की धमकी दी गई है। और आज की तीसरी खबर है, IRGC ने कहा ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल एनर्जी ठिकानों को तबाह कर देंगे। और साथ ही इसके साथ अगली चौथी ब्रेकिंग न्यूज है, खमेनेई की धमकी के बाद ईरान की नई धमकी सामने आ गई है। आपको हम ये बता दें कि इजराइल गाजा लेबनान को लेकर जो जानकारियां हैं उसमें खमेनेई के बाद ईरान को लेकर भी बड़ी जानकारियां हैं, जिस पर हम आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। इजराइल गाजा लेबनान की जंग में निर्णायक शुक्रवार को भयानक संग्राम छिड़ा और इसके साथ ही तेहरान के मन से अयातुल्लाह अली खमेनेई ने ग्लोबल जिहाद का ऐलान कर दिया। खमेनेई ने कहा कि इजराइल का अंत निश्चित है और अब समय आ गया है कि अरब के देश अपने हित से ऊपर उठकर एकजुट हो जाएं। शिया और सुन्नी के बीच जो बैर है उसे खत्म करके आजाद फिलिस्तीन की स्थापना के लिए इजराइल से जंग शुरू करे। खमेनेई ने मंच पर जनता के सामने एक राइफल भी उठाई। माना यह जा रहा है कि खमेनेई ने ईरान को अरब का खलीफा बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। सवाल है कि क्या ईरान परमाणु शक्ति बन चुका है, और आशंका है कि ईरान पूरी दुनिया को सबसे बड़े संकट में धकेलने वाला है। 4 अक्टूबर के शुक्रवार से पूरे अरब में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि तेहरान के मंच से शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु अयातुल्लाह अली खमेनेई ने राइफल के साथ भाषण दिया और पूरे अरब से संगठित होकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में लाखों लोगों की भीड़ के सामने खमेनेई ने अरब के सभी मुस्लिम देशों को कुरान का संदेश देकर जुल्म के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और इसके साथ ही इजराइल पर हमले का ऐलान कर दिया। अयातुल्लाह अली खमेनेई के भाषण से जो संकेत मिले हैं उससे साफ है कि लेबनान में बरस रहे बारूद का बदला लेने की शपथ पूरी की जाएगी। शुक्रवार की सुबह ही इजराइल ने लेबनान पर बमबारी शुरू की और खमेनेई के भाषण से मुख्य समाचार यही बने कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। खमेनेई ने अपने संबोधन में कहा कि इजराइल अमेरिका मिलकर लेबनान और फिलिस्तीन पर अत्याचार कर रहे हैं। ईरान के हमले इजराइल पर जारी रहेंगे। ईरान रुकने वाला नहीं है। इजराइल पर हमला रणनीति के साथ होगा, जज्बात से नहीं। ईरानी फौज को इजराइल पर हमले की खुली छूट है। ईरानी सेना हमले का समय और जगह मन मुताबिक तय करेगी। लेबनान में शुक्रवार की सुबह हुई बमबारी के दौरान खमेनेई ने इजराइल को यह धमकी दी और इसी भाषण के दौरान प्रॉक्सी ने नेतन्याहू के घर पर हमला कर दिया। इजराइल के कैसरिया में प्रॉक्सी ने मिसाइल हमला किया। कैसरिया में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का घर है। हमले के वक्त नेतन्याहू अपने घर पर थे। हमला होते ही सायरन गूंजने लगे। नेतन्याहू को बंकर में जाना पड़ा। शुक्रवार को लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के संभावित प्रमुख को मारने के लिए हमले किए। इजराइल का टारगेट हसन नसरल्लाह का जनाजा भी था। भाषण के दौरान भी खमेनेई के करीब हसन नसरल्लाह की तस्वीर रखी गई। नसरल्लाह को ईरान शहीद का दर्जा देता है। उसके जनाजे पर मंडराने वाले खतरे से भी ईरान नाराज है। अब ईरान ने इजराइल पर खुले हमले की धमकी जारी कर दी है, यानी ईरान अपनी सैन्य शक्ति और मिसाइल पावर दिखाने को तैयार है। इजराइल और ईरान के शक्ति समीकरण की तुलना करें तो कई मामलों में ईरान इजराइल से आगे है। इजराइल के पास 1,69,500 नियमित सैनिक है तो ईरान के पास 6,10,000 नियमित सैनिक है। रिजर्व फोर्स के मोर्चे पर इजराइल के पास 4,65,000 सैनिक है तो ईरान के पास 3,50,000 की रिजर्व फोर्स है। इजराइल के पास 345 फाइटर जेट है तो उसके मुकाबले ईरान के पास 358 फाइटर जेट हैं। इनमें 23 जेट IRGC के हैं।
इजराइल के मुख्य एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो सिस्टम है, तो ईरान के मुख्य डिफेंस सिस्टम है बावर 373, S-300 और खोर्दाद सिस्टम। आर्टिलरी के मामले में ईरान इजराइल से कहीं आगे है। इजराइल के पास 530 आर्टिलरी सिस्टम है, तो ईरान के पास 6798। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के मामले में भी ईरान आगे है। इजराइल के पास 43 हैं, तो ईरान के पास 67 हेलीकॉप्टर हैं, इनमें 5 IRGC के हैं। मिसाइल शक्ति की बात कर लेते हैं। इजराइल के पास 4 तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उधर ईरान के पास 12 तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इजरायली शॉर्ट रेंज मिसाइल की क्षमता 280 किलोमीटर है, तो ICBM की रेंज 6500 किलोमीटर तक जाती है। ईरान की शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों की मारक क्षमता 150 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। इजराइल की जेरिको 3 सबसे विध्वंसक मिसाइल है। ईरान की खुर्रम शहर और सेजल सबसे विध्वंसक मिसाइलें कही जाती हैं। अभी तक इजराइल के पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक नहीं है, और खास बातें यह है कि ईरान के पास फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। ईरान अपनी हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल की ताकत तेल अवीव में दिखा चुका है। 1 अक्टूबर को तेल अवीव पर ऐसी मिसाइलें बरसी कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम बहुत सी मिसाइलें नहीं रोक पाए। ईरान की सुप्रीम लीडर ने नए सिरे से इजराइल पर हमले की धमकी जारी कर दी है, और इसका मतलब है कि ईरान पूरे अरब को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संकट में ढकेलने का फैसला ले चुका है। माना जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन चुका है। जुलाई के महीने में IAEA ने रिपोर्ट जारी की थी कि ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में 95% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है। IAEA ने कहा था कि ईरान के पास 6 परमाणु बम बनाने लायक वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार हो चुका है। सवाल यही है कि क्या खामनेई के इस आत्मविश्वास की वजह ईरान का परमाणु शक्ति बन जाना है, और क्या ईरान परमाणु बम के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है? अरब की जंग में ईरान को रूस और चीन का साथ मिल रहा है, और गाजा के बाद लेबनान में ऑपरेशन से अरब के देशों पर मुस्लिम एकता का दबाव बढ़ रहा है। इसीलिए अरब में अमेरिका का शक्ति संतुलन गड़बड़ा रहा है। अमेरिका को डर है कि ईरान अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर पूरे यूरोप में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है। ईरान दुनिया के क्रॉस रोड पर है। ये इकलौता देश है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में जोड़ता है। ईरान का सीधा कनेक्शन 3 समुद्रों से है। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। इसी क्षेत्र में सबसे अहम पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के 20% तेल गैस की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है। ईरान बंदर अब्बास से 70 किलोमीटर चौड़े इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। अगर ईरान ने ऐसा किया तो दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी और यूरोप सहित अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ईरान अब अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल करने का मन बना चुका है, और अगर ऐसा हुआ तो यह पूरी दुनिया के लिए संकट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। लेबनान में 5 दिन के अंदर बड़ा नरसंहार होने की खबर है। सोमवार से अब तक 250 लोग मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के 21 फील्ड कमांडर खत्म हुए हैं।
खमेनी की तकरीर से पहले ही इजराइल ने लेबनान में ऐसा विध्वंसक हमला किया कि लेबनान के कई शहर विनाश की बड़ी आग में जलने लगे। बेरूत की दाहिया में अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक हमला हुआ। यहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के अगले चीफ हाशिम सैफी अल दीन को टारगेट किया। इसके लिए करीब 100 बंकर बस्टर बम बरसाए गए। सवाल यही है कि हमले में हिजबुल्लाह का अगला चीफ मारा गया या वो बच गया। इसी की पड़ताल करने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने अब तक के सबसे बड़े विनाश को अंजाम दे दिया है। बेरूत समेत लेबनान के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में अकल्पनीय तबाही हो गई है। खमेनी की तकरीर से पहले ही इजराइल ने लेबनान की धरती को पूरी तरह से जलाकर घोषणा कर दी कि अब हिजबुल्लाह का बचना असंभव है। इजराइल ने बेरूत में सिर्फ 4 घंटे के अंदर 2 बार विध्वंसक बम वर्षा की। पहली एयर स्ट्राइक रात 12 बजे की गई, जबकि दूसरी सुबह करीब 4 बजे। बेरूत में एक दिन के अंदर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इतना बड़ा हमला आईडीएफ ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को खत्म करने के लिए भी नहीं किया था। इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में 15 एयर स्ट्राइक की। भीषण बमबारी में हिजबुल्लाह के 15 ठिकाने मलबा बन गए। इजराइल के हमले में सिर्फ बेरूत के अंदर ही 50 लोगों की मौत हो गई, करीब 200 लोग घायल हो गए। इजराइल ने इस बार हमला कर हिजबुल्लाह को पूरी तरह से शक्ति विहीन कर दिया है। इस बार के इजरायली हमले में हिजबुल्लाह की बची खोची लीडरशिप भी खत्म हो गई। इजराइल ने सबसे भीषण बमबारी हिजबुल्लाह के गढ़ दाहिया में की। यहां पर एक बार फिर से आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिल गई। दाहिया में इजराइल ने नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफी अल दीन को टारगेट किया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हथियार उत्पादन चेन के प्रमुख महमूद यूसुफ अनीसी और हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन यूनिट के चीफ मोहम्मद राशिद सकाफी पर हमला किया। हमले में महमूद यूसुफ अनीसी और मोहम्मद राशिद सकाफी के मारे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन हिजबुल्लाह का अगला चीफ हाशिम सैफी अल दीन जिंदा है या मुर्दा, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। दाहिया में जिस जगह पर हिजबुल्लाह के अगले प्रमुख को टारगेट किया गया, वहां पर TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची तो बहुत ही भयावह मंजर देखा। अभी क्या इस समय के ताज़ा हालात है यहाँ पर, ये देखिए कि अभी यहाँ पर बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया है और अभी इन इलाकों के अंदर क्या माहौल है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ज़मींदोज़ कर दी गई है पूरी इमारत और पूरी की पूरी बिल्डिंग ज़मींदोज़ हो चुकी है। कितना डीप इनसाइड इसने लगातार टारगेट किया होगा। और ये देखिए अभी ये यहाँ के हालात हैं, पूरी जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा, आग और इस तरीके की चीज़ें आपको नजर आएंगी। दाहिया में बहुत बड़ी तबाही हुई है, लेकिन हाशिम सैफी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हो सकी। आईडीएफ ने सिर्फ इतना कहा है कि उसने हाशिम सैफी को टारगेट किया, जबकि हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल ने जिस जगह बमबारी की है उस वक्त वहां हाशिम सैफी मौजूद नहीं था। इस बार आईडीएफ ने दाहिया पर अब तक का सबसे बड़ा बंकर बस्टर हमला किया है। इजराइल का यह विस्फोटक नसरल्लाह पर हुए हमले से भी बड़ा विस्फोटक बताया जा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने सबसे पहले GBU-31B बमों की बरसात कर जमीन को समतल किया। 1000 किलो के बमों को गिराकर वहां मौजूद इमारतों को तबाह किया। इसके बाद आईडीएफ ने F-35 फाइटर जेट से बंकर बस्टर बमों की बरसात की। 910 किलो के Blue 109B बंकर बस्टर बमों से प्रहार किया गया। इतना ही नहीं,
950 किलो के ब्लू 137B बंकर बस्टर बम भी दागे गए। बताया जाता है कि इस बार आईडीएफ ने करीब 100 बंकर बस्टर बमों की बरसात की। इजराइल के टारगेट पर नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी यानी हिजबुल्लाह का अगला चीफ हाशिम सैफी अल दीन था। हालांकि हमले में हाशिम सैफी अल दीन मारा गया या नहीं, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इजरायली एयरफोर्स ने इस बार 100 से ज्यादा बंकर बस्टर बमों की बरसात की। इसके बाद दाहिया में अब तक की सबसे बड़ी तबाही हो गई। दाहिया में न सिर्फ इमारतें जमींदोज हो गईं, बल्कि बड़े और गहरे गड्ढे भी बन गए हैं। ये सड़क है जहां पर गाड़ियां, और इसके अंदर आप देखें जो मिसाइल टारगेट की थी, जो मिसाइल इस्तेमाल की गई है। हालांकि GBU मिसाइल 72 के बारे में बहुत इस समय कहा जा रहा है कि ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। अब आप डीप इनसाइड इस जगह के देखिए, बिल्डिंग के अंदर पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है, पूरी बिल्डिंग नीचे समा चुकी है। ये इस समय का आलम है। दाहिया में इजराइल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स की कब्र खोदी, बल्कि हिजबुल्लाह के अहम हेडक्वार्टर का भी वजूद मिटा दिया। दाहिया में आईडीएफ की बमबारी में हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर तहस नहस हो गया। भीषण बमबारी में हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन बिल्डिंग भी मलबा बन गई। हिजबुल्लाह का तबाह इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इस वक्त कैसा दिख रहा है, सीधे ग्राउंड जीरो से इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अभी इस बिल्डिंग को अटैक किया गया है। ये रिसेंट आपको मैं बता रहा हूँ कि लगातार हम जहाँ पर थे वहाँ पर लाइव अटैक किया गया, और उसके बाद अब इस जगह पर जो उसके जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग है, यानी हम उधर थे और अब हम यहाँ की तरफ आए हैं, इस बिल्डिंग को अटैक किया गया। निश्चित तौर पर यहाँ पर हर कदम पर आप देखिए इजराइल कभी भी अटैक कर देता है। हालांकि सारी बिल्डिंगें यहाँ से खाली करा ली गई हैं, हज़ारों की संख्या में लोगों को निकाल दिया गया है। लेकिन ये ज़रूर आप समझिए कि अभी यहाँ के ताज़ा हालात ऐसे हैं कि कहीं पर भी इजराइल की तरफ से अटैक किया जाता, जहाँ से भी उसको ये इनपुट मिलता है कि यहीं पर जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हो सकते हैं, उनके लगातार जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हो सकते हैं, या फिर किसी ने कोई कमांड कंट्रोल सेंटर बना रखा है, इजराइल उन सारी जगहों को इन इलाकों में, बेरूत के इन इलाकों में अटैक कर रहा है। इजराइल ने दक्षिणी बेरूत को खाली करने के लिए फिर से नया ऑर्डर जारी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि बेरूत में विनाश का क्षेत्रफल और भी बड़ा और भयावह होने वाला है। खतरे को देखते हुए दूसरे देश अपने नागरिकों को लेबनान से निकाल रहे हैं। अमेरिका ने अपने 250 नागरिकों को, तो रूस ने 60 नागरिकों को लेबनान से बाहर निकाल लिया है। लेबनान के 1,60,000 लोग सीरिया में शरण ले चुके हैं। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने के लिए 5 नई डिवीजन और लेबनान भेज दी है। माना जा रहा है कि इजरायली सेना अब हिजबुल्लाह पर फाइनल प्रहार करने जा रही है। यह ऐसा प्रहार होगा जिसके बाद हिजबुल्लाह कई सालों तक सिर नहीं उठा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त की, दाहिया में आईडीएफ की भीषण बमबारी से जुड़ी हुई हमले से कई इमारतें बर्बाद हुई हैं, कई में आग लग गई है। हमले में 13 लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। गाजा और लेबनान में एक बहुत बड़ा अंतर है, और वही इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इजरायली सीमा के करीब लेबनान में करीब 30 किलोमीटर का इलाका बरसों से वीरान पड़ा है। समझौते के तहत यहां आबादी नहीं है। यही वजह है कि इजरायली सीमा के करीब हिजबुल्लाह को अपने सीक्रेट ठिकाने और सुरंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये इलाका ऐसा है जिसमें छिपकर इजरायली सेना को आसानी से देखा जा सकता है और अचानक हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
यही वजह है कि आईडीएफ को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान बार बार अपने इलाके में लौटना पड़ रहा है। खाली और वीरान इलाका, कहीं जंगल, कहीं पहाड़, कहीं सुरंग का जाल। लेबनान के जिस इलाके को बफर जोन बनाया गया था, वहां अब छोटे छोटे गांव और खाली जमीन के बीच कुछ नहीं है। लेकिन बरसों से इसी वीरान और खाली जगह में बनता रहा हिजबुल्लाह का ऐसा तिलिस्मी अड्डा जिसे समझ पाना बेहद मुश्किल है। इजराइल लेबनान सीमा की भौगोलिक स्थिति ही इस वक्त हिजबुल्लाह के लिए ढाल का काम कर रही है और इजरायली सेना के लिए काल साबित हो रही है। ग्राउंड ऑपरेशन के 3 से अधिक दिन हो चुके हैं। साउथ लेबनान में आईडीएफ एक ठिकाना तक नहीं बना सकी है। साउथ लेबनान में एक रात भी आईडीएफ रुक नहीं सकी है। यानी कई दिन बीत जाने के बाद भी हर सुबह इजराइल ग्राउंड जीरो पर ही ऑपरेशन कर रहा है। हर नए दिन के साथ इजरायली सेना लेबनान में काफी आगे तक बढ़ती है, लेकिन हर शाम वापसी की तैयारी करनी पड़ती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हिजबुल्लाह का तिलिस्मी सुरंग नेटवर्क। दक्षिणी लेबनान में सुरंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। पहाड़ और जंगल के बीच कई एंट्री पॉइंट बने हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके अचानक पीछे से हमला कर रहे हैं। इजराइल सैनिकों की बात कबूल रहा है, लेकिन कितने सैनिक जख्मी हैं और कितने सैनिकों की हालत गंभीर है, इसका कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लेबनान में इजरायली सीमा से लितानी नदी तक के इलाके में हिजबुल्लाह ने जंग की लंबी तैयारी की है। यही वजह है कि इजराइल की सेना इस हिजबुल्लाह के ठिकानों की पहेली को सुलझा नहीं पा रही। इजराइल अब ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। नई डिवीजन को जल्द इजराइल में भेजने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले 2 डिवीजन की सेना लेबनान में ऑपरेशन कर रही है। अपने सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इजराइल मजबूर है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को जिन इलाकों से खदेड़ा जाता है, वो रात के वक्त दोबारा उस इलाके में आकर इजराइल पर रॉकेट प्रहार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके अचानक आरपीजी फायर कर रहे हैं। ग्रेनेड लॉन्चर के धमाके से कई सैनिक जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला करके सुरंग में छिप जाते हैं। इजराइल को एहसास हो चुका है कि ग्राउंड ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए 30 किलोमीटर के एक बड़े इलाके के चप्पे चप्पे की तलाशी लेनी होगी। इसके लिए इजराइल को हजारों सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इस इलाके में छोटे छोटे कई गांव भी हैं जो हिजबुल्लाह के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। अब इजराइल की सेना पूरे इलाके को खाली कराकर कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च करने का प्लान कर चुकी है। दक्षिणी लेबनान में जहां आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, वहां लितानी नदी तक रिहायशी इलाके नहीं है। ये समझौते के मुताबिक बफर जोन है। 30 किलोमीटर के इसी इलाके में आईडीएफ का ऑपरेशन चल रहा है। अब आईडीएफ ने यहां बसे छोटे छोटे कुल 25 गांव को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। इस बार लितानी नदी ही नहीं, बल्कि 25 गांव के लोगों को इजरायली बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर अवली नदी के पार चले जाने को कहा गया है। इजरायली सेना के आदेश का पालन हुआ तो सभी 25 गांव के लोग अब अवला नदी के पार शिफ्ट होंगे। साउथ लेबनान में लंबे लंबे मैदान हैं और घने जंगल है और पहाड़ भी हैं। इसी वजह से यहां ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके जंगल और पहाड़ से निकलकर गुरिल्ला प्रहार कर रहे हैं। मैदानों की वजह से आईडीएफ के जवान छिपकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। युद्ध का इतिहास भी इजराइल के लिए एक सबक है। इसलिए इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के बाद भी अपनी सेना को बेखौफ आगे बढ़ने की छूट नहीं दे रहा। 2006 में भी इजरायली सेना लेबनान में दाखिल हुई थी,
तब ऑपरेशन का नाम था चेंज ऑफ डायरेक्शन। 34 दिनों के युद्ध में 121 इजरायली सैनिकों की मौत हुई थी। हिजबुल्लाह ने 2006 में ही अपने गुरिल्ला प्रहार और सेना के खिलाफ मजबूत रणनीति का लोहा मनवा लिया था। यही वजह है कि इस बार इजरायली सेना सतर्क है। इजरायल बहुत लंबा युद्ध नहीं चाहता है। लेबनान के जिस इलाके में इजरायल की सेना और हिजबुल्लाह के बीच जंग हो रही है, वहां हिजबुल्लाह बेहद ताकतवर है। हिजबुल्लाह लड़ाकों को इलाके की पूरी जानकारी है। हिजबुल्लाह के पास आधुनिक ईरानी हथियार हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलों का भी भंडार है। 2006 के मुकाबले हिजबुल्लाह बेहद ताकतवर हो चुका है। पिछले दिनों ही हिजबुल्लाह ने इजरायल के मरकाबा टैंक को नष्ट करने का दावा किया था। इजरायली सैनिक इस वक्त लेबनान के ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहां से वो बहुत दूर से देखे जा सकते हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों की ट्रेनिंग में गुरिल्ला वॉर का प्रशिक्षण शुरुआत से ही बेहद अहम रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह से युद्ध इस बार भी लंबा खिंच सकता है। हिजबुल्लाह की सुरंग नेटवर्क को खत्म करने में महीनों का वक्त लग सकता है। 2006 से भी बड़ा नुकसान इजरायल को उठाना पड़ सकता है। इजरायल ने भले ही नसरल्लाह को खत्म कर दिया है, कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं, कई हथियार गोदाम भी भस्म हो चुके हैं, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के जिन लड़ाकों से सेना का सामना हो रहा है वो सही सलामत है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से अधिक लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह की पैदल कमांड सीमा के पास मौजूद है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास रूस के हथियार भी हैं। रॉकेट, मशीन गन, ग्रेनेड और एंटी टैंक मिसाइल से लैस हिजबुल्लाह की ग्राउंड फोर्स को खत्म करना इतना आसान नहीं है। हिजबुल्लाह के लड़ाके अंतिम सांस तक युद्ध लड़कर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये लड़ाके प्रोफेशनल आर्मी की तरह सरेंडर नहीं करते। इसी वजह से आशंका है कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान खून बहाने की जंग होगी और इजरायल पर अपने कई सैनिक गंवाने का डर हावी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दक्षिणी बैरूत से, जहां बहुत बड़ी तबाही हुई है। कुछ देर पहले IDF की भीषण बमबारी की जानकारी है। हमले से कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। दक्षिणी लेबनान में IDF ने एयर स्ट्राइक तेज कर दी है। दावा है कि इजरायल एयरफोर्स यहां रिहायशी बस्तियों पर बमबारी कर रही है। इजरायल ने अपने हमलों की वजह घरों में छिपे हिजब लड़ाकों को बताया है। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने यहां रिहायशी इमारतों में हथियार छिपाए हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, घरों के अंदर से ही हिजब लड़ाके इजरायल पर रॉकेट दागते हैं। सवाल यही कि क्या बस्तियों पर बमबारी वाकई इजरायल की मजबूरी है या फिर इसके पीछे नेतन्याहू की कोई खास रणनीति है? इस रिपोर्ट में देखिए। IDF ने लेबनान के रिहायशी इलाकों पर बारूदी बारिश तेज कर दी है। इजरायल के फाइटर जेट्स रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहे हैं। इजरायल का प्राइमरी टारगेट दक्षिणी लेबनान है, जहां बड़े पैमाने पर इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है इमारतें खंडहर हो चुकी हैं, सड़कें मलबे से पटी हुई हैं, हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। सवाल है, हिजबुल्लाह के सर्वनाश की कसम खा चुका इजरायल रिहायशी इलाकों को तबाह कर मासूम लोगों को जख्म क्यों दे रहा है? इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं। ये हथियार किसी सुरंग या आर्म्स डिपो में नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों से जब्त किए गए हैं, जिन्हें घरों में रखा गया था।
इजराइल दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। वो 3 दिनों में 77 इलाकों को खाली करवा चुका है। दावा है कि ज्यादातर घरों में हिजबुल्लाह के हथियार रखे गए हैं। यहां रिहायशी इलाकों में हिज्ब एक्टिव है। इजरायली जवान एक एक घर की तलाशी ले रहे हैं। ये तस्वीरें दक्षिणी लेबनान के नाबातिये की हैं। वीडियो में नजर आ रहा ये एक घर का बेडरूम है, जहां बिस्तर के नीचे से इजरायली जवानों को ये हथियार मिले। वीडियो में दूरबीन, ऑटोमेटिक गन की मैगजीन और राइफल नजर आ रही हैं। अगर आप इन हथियारों को मामूली समझ रहे हैं तो जरा रुकिए, आपको घर का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। दावा है कि ये उसी घर का लिविंग रूम है जिसके बेडरूम में बंदूकों और मैगजीन मिली थी। यहां लिविंग रूम में डिब्बों में पैक रॉकेट रखे हैं जो हिजबुल्लाह लड़ाकों के हैं। वहीं दीवार पर नसरल्लाह की तस्वीर टंगी है। इजराइल का दावा है कि उसे ऐसे हथियार किसी एक घर से नहीं बल्कि हर तीसरे घर में उसे हिजबुल्लाह के हथियारों की खेप मिल रही है। ये तस्वीरें भी नाबातिये की हैं, जहां एक घर में इजरायली सैनिकों को रॉकेट लॉन्चर और 30 से ज्यादा रॉकेट मिले। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल करता है। उसने घरों को अपनी रॉकेट लॉन्च साइट बना रखा है। घरों में बड़ी संख्या में हथियार छिपा कर रखे जाते हैं। बीते दिनों इजराइल ने एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे हिज्ब रिहायशी इलाकों से इजराइल को टारगेट करता है। वीडियो में नजर आ रही इमारतों के लाल वाले हिस्सों को हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों का गोडाउन या फिर रॉकेट लॉन्च साइट बना रखा है। ग्राउंड फ्लोर पर बड़े रॉकेट्स को रखा जाता है, जिन्हें मौका मिलने पर बाहर लाकर दागा जाता है। वहीं छोटे रॉकेट के लॉन्च पैड इमारत के अंदर ही बनाए गए हैं। इनकी खिड़कियां इजराइल की तरफ खुली होती हैं। खिड़कियों से ही रॉकेट्स को इजराइल पर दागा जाता है। यह तस्वीर भी इजराइल ने ही जारी की है। दक्षिणी लेबनान की एक रिहायशी इमारत के अंदर ही हाइड्रोलिक सेट किए गए हैं। मिसाइल तैयार है, जिससे आदेश मिलते ही इजराइल पर दाग दिया जाएगा। इजराइल की कोशिश हिजबुल्लाह के ऐसे ही छिपे हुए ठिकानों को तबाह करना है। दावा है कि इसीलिए इजराइल रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इसे इजराइल का माइंड गेम भी मान रहे हैं। दावा है कि इजराइल लेबनान के बाशिंदों में खौफ पैदा करना चाहता है ताकि हिजबुल्लाह को मिलने वाला जन समर्थन खत्म किया जा सके और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ विद्रोह भड़क जाए। विद्रोह के दबाव में आकर हिजबुल्लाह सरेंडर कर दे। वजह चाहे जो भी हो, इजराइल अब लेबनान से हिजबुल्लाह के सर्वनाश का इरादा ठान चुका है, फिर चाहे इसके लिए उसे लेबनान को दूसरा गाजा ही क्यों ना बनाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल का खौफ ऐसा है कि नसरल्लाह को मरने के बाद भी हिजबुल्लाह लड़ाके और ईरान बहुत ज्यादा सम्मान नहीं दे पाए। पहले योजना थी कि किसी पवित्र जगह पर नसरल्लाह की कब्र बनेगी, लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान इजरायली हमले के प्लान की जानकारी मिलने के बाद हिजबुल्लाह को अपनी योजना बदलनी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक बेहद सीक्रेट तरीके से नसरल्लाह को दफन किया गया, लेकिन इसे तात्कालिक बताया गया है। भविष्य में हिजबुल्लाह सम्मान के साथ नसरल्लाह की अंतिम यात्रा निकाल सकता है।
न लाखों हिजबुल्लाह समर्थकों की भीड़ जुटी, न ईरान से कोई मेहमान आया और न ही कई किलोमीटर तक नसरल्लाह का जनाजा निकाला गया। नसरल्लाह को बहुत ही सीक्रेट तरीके से दफन कर दिया गया। किसी को कानो कान जानकारी नहीं मिली कि नसरल्लाह का अंतिम संस्कार कहां किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इजराइल बड़े हमले की तैयारी में था। बमबारी के लिए फाइटर जेट तैयार थे। नसरल्लाह की अंतिम यात्रा में कई धमाके होते। एक तरफ हिजबुल्लाह तो दूसरी तरफ इजराइल, दोनों नसरल्लाह की अंतिम यात्रा की तैयारी में थे। हिजबुल्लाह किसी पवित्र जगह पर नसरल्लाह की कब्र बनाना चाहता था तो इजराइल इसे कभी कामयाब नहीं होने देना चाहता था। आखिरकार हिजबुल्लाह को प्लान बदलना पड़ा। नसरल्लाह के शव को सीक्रेट जगह पर रखा गया था, फिर वहीं से बेहद सीक्रेट तरीके से जनाजा निकाला गया और नसरल्लाह को दफनाने का काम पूरा हुआ। लेकिन हिजबुल्लाह ने पूरी तरह हार नहीं मानी है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह का अंतिम संस्कार तात्कालिक तौर पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में हिजबुल्लाह अपने प्लान को कामयाब बनाएगा और नसरल्लाह को किसी पवित्र इस्लामिक जगह पर दफनाया जाएगा। इजराइल नहीं चाहता कि दुनिया में नसरल्लाह के नाम पर कोई जगह हो। इजराइल नहीं चाहता कि नसरल्लाह को श्रद्धांजलि देने की कोई जगह हो। इजराइल नहीं चाहता कि नसरल्लाह की बरसी मनाने कहीं जमा हो सके। इजराइल इस मामले में अमेरिका की नकल कर रहा है। जिस तरह ओसामा बिन लादेन की कब्र दुनिया में कहीं नहीं है, इसी तरह इजराइल चाहता है कि नसरल्लाह के नाम पर दुनिया में कोई जगह ना हो। लेकिन हिजबुल्लाह के दावे के बाद से इजराइल बेचैन है। हिजबुल्लाह का दावा है कि बंकर बस्टर बम से हमले के बावजूद नसरल्लाह का शव सलामत है और इसका वीडियो भी जारी किया गया। तभी से इजराइल में नसरल्लाह को लेकर एक और ऑपरेशन का प्लान तैयार हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक प्लान के मुताबिक हिजबुल्लाह के शव को नष्ट किया जाना था। अंतिम संस्कार के दौरान बड़े हमले की योजना थी। इजराइल एयर स्ट्राइक से नसरल्लाह के समर्थकों को मारने वाला था, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान ने खतरे को भांपते हुए हिजबुल्लाह को मना किया और नसरल्लाह को सीक्रेट तरीके से दफना दिया गया। युद्ध टलने के बाद किसी बहुत बड़ी जगह पर नसरल्लाह का अंतिम संस्कार दोबारा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और फ्रांस से एक खबर आई है जो बेहद चौंकाने वाली है। ये खबर एक सुनहरे उल्लू को लेकर है, जिसे 31 साल पहले कहीं दबा दिया गया था। फ्रांस के हजारों लोग उस उल्लू को खोजते रहे। पूरे 31 साल बाद वो गोल्डन आउल मिल गया है, जिसके बाद करीब 1.25 करोड़ के सुनहरे उल्लू की रहस्यमयी खोज रोक दी गई है। जिस उल्लू की तलाश में पूरा फ्रांस 31 साल से परेशान रहा, जिसकी खोज में लोगों ने घर, सड़क, जंगल, सब जगह कई बार खुदाई कर दी। उस गोल्डन उल्लू की तलाश पूरी हो चुकी है। 31 साल से जारी वो पहेली सुलझ चुकी है। पूरा फ्रांस खुश है क्योंकि सालों बाद मिला है गोल्डन उल्लू। इसका ऐलान मिशेल बेकर नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर किया। उसने लिखा, हम ऑफिशियली कंफर्म करते हैं कि सुनहरे उल्लू को ढूंढ लिया गया है। उसे जमीन के नीचे से खोदकर निकाला गया है, इसलिए अब किसी भी स्थान पर खुदाई करना व्यर्थ है। आप कहीं भी इसे खोजने की कोशिश न करें। हालांकि मिशेल बेकर ने अपनी पोस्ट में यह नहीं बताया कि गोल्डन आउल कहां मिला और किसने खोजा, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि अब सुनहरे उल्लू की खोज खत्म हो चुकी है। दरअसल 23 अप्रैल 1993 को फ्रांस के उपन्यासकार मैक्स वैलेंटाइन ने सोने से बनी उल्लू की प्रतिकृति कहीं दबा दी और फिर एक किताब लिखी, जिसमें 11 पहेलियों में उल्लू तक पहुंचने का रास्ता बताया गया। जिसके बाद फ्रांस में इस किताब की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया और एक चैलेंज के तौर पर लोग उल्लू की खोज करने लगे। 2009 में जब मैक्स वैलेंटाइन की मौत हो गई तो मिशेल बेकर ने इस मुहिम की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने उल्लू खोजने वालों को चॉयटिस कहा। इसी नाम से किताब भी लिखी गई थी।